ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर टॉपिक स्टार्ट करा था और हमने ये पढ़ा था व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। तो हमने ये पढ़ा था कि जब है ना हम किसी सॉलिड को बनाते हैं, बहुत सारे एटम्स को पास में इकट्ठा करके अपन एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जीज का अरेंजमेंट वो नहीं होता है जैसा एक सिंगल इंडिविजुअल एटम में होता है। एक अकेला एटम किसी और एटम से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज की लेवल अलग होगा। और एक हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे एटम्स है साथ में, तो यहाँ क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज में चेंज आता है। और इलेक्ट्रॉन्स की अब एनर्जीज देखें हम, तो वो एक डिस्क्रीट लेवल में ना लाई करते हुए एनर्जी के बैंड में लाई करती है। हमें रेंज दिखती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज हो सकती है। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि सिलिकॉन में दो तरह के एनर्जी बैंड क्रिएट हो रहे थे। एक को अपन ने वैलेंस बैंड, एक को कंडक्शन बैंड बोला था, जिनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप था, जिसको अपन एनर्जी बैंड बोलते, एनर्जी गैप बोलते हैं, या फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी बोलते थे। अपन ये चीज देख चुके थे। तो हम सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का क्या अरेंजमेंट होगा वो अपन काफी कुछ देख चुके थे। अब आज चलो अपन स्टार्ट करते हैं बाय कंडक्शन इन सिलिकॉन। कंडक्शन कैसे होगा इस बात से स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन इन सिलिकॉन, मान लीजिए मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये मैंने जो बॉक्स जैसा बनाया ना, दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स अरेंज्ड है। तो मैं कुछ एटम यहां दिखा रहा हूं। हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अंदर उसका टेट्रावेलेंट होता है सिलिकॉन, आई थिंक। तो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना के देता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसा शायद कुछ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपको। तो आखिरी आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सिलिकॉन्स के, आखिरी शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बना के रहते हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के थे हर सिलिकॉन एटम के पास, जब अपन एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इनकी एनर्जीज जो होगी वो वैलेंस बैंड की एनर्जी में लाई करेगी। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के, चारों आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड की एनर्जी के है। यस सर। वैलेंस बैंड में कोई एनर्जी लेवल खाली नहीं बचा था। याद करिए अपन ने पढ़ा था कि वैलेंस बैंड में 4n एनर्जी स्टेट आ रही थी और 4n ही इलेक्ट्रॉन ढूंढते थे अपन। यस तो सर। कोई इलेक्ट्रॉन की जगह खाली नहीं वैलेंस बैंड में। एक तरह से ये बोल सकता हूं मैं कि हमने n एटम लिए थे तो 4n एनर्जी स्टेट बनी थी वैलेंस बैंड में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n एटम मतलब 4n एनर्जी स्टेट, तो हर एटम से 4 एनर्जी स्टेट आ रही थी। तो एवरी एटम हैज 4 एनर्जी स्टेट्स एंड एवरी एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के चारों इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल में लाई कर रहे होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन जो होंगे हर सिलिकॉन एटम के पास वो वैलेंस बैंड की एनर्जी के, और हर सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह थी वैलेंस बैंड में, क्योंकि टोटल एनर्जी स्टेट बन रही थी, याद करिए 4n और n एटम थे, तो हर एटम के पास 4 एनर्जी स्टेट आ रही थी। 4 एनर्जी स्टेट थी, n एटम थे, तो अगर डिवाइड करके देखें तो हर एटम के पास 4 एनर्जी स्टेट आ रही थी वैलेंस बैंड में, और यस चार सर। चार ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए। तो ये कहने का मतलब हो रहा है कि हर एटम जितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है वैलेंस बैंड में उतने ही उसने रखे हुए हैं। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन को रखने की। अब हम कंडक्शन कैसे करवाते हैं, हम है ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा दिए, मैंने ये मेटल की 2 प्लेट्स लगा दी और इनसे मैं बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, कुछ सेल वेल कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने सेल कनेक्ट कर दिया, सपोज रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड था थोड़ा सा यहाँ पे, और ये मैंने स्विच लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अब सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब पे फोर्स लगेगा। यस सर। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब पे फोर्स लगेगा, वो मूव करने की कोशिश करेंगे। तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही नॉर्मली थोड़े लूजली बाउंड होते, वही मूव कर सकते। चलो हर सिलिकॉन के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यस सर। सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है, इस सिलिकॉन एटम के पास आना चाहता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी थी, तो वो यहां से जब इधर आएगा तो वैलेंस बैंड में ही आ सकता है। पर वैलेंस बैंड में तो इस सिलिकॉन के पास कोई जगह खाली नहीं।
नो सिलिकॉन एटम हैज एनी एनर्जी स्टेट अवेलेबल इन वैलेंस बैंड। किसी के पास भी कोई वैलेंस बैंड में एनर्जी खाली नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मैं उधर जाना चाहता हूँ, पर ये सिलिकॉन बोल रहा है मेरे पास वो जगह ही नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी उधर जाना चाहता है, पर ये सिलिकॉन बोल रहा है मेरे पास वो जगह ही नहीं है। तो ऐसे पूरे क्रिस्टल में देखेंगे ना, तो हर सिलिकॉन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब वैलेंस बैंड में है, और वो सब चलना चाहते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में आगे जाने की जगह ही नहीं है। वैलेंस बैंड में मूव ही नहीं कर सकते वो। कंडक्शन बैंड खाली पड़ा था, याद करिए, एक वैलेंस बैंड पूरा भरा था और कंडक्शन बैंड खाली था। कंडक्शन बैंड में 4 एनर्जी स्टेट Yes, sir. नहीं भरा था, बट जो कंडक्शन बैंड था उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे। वैलेंस बैंड में 4 एनर्जी स्टेट थी और पूरी भरी हुई थी। कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी पड़ा था। हर सिलिकॉन के पास कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और एनर्जी गैप है कुछ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। इसका इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में नहीं है, और कंडक्शन बैंड में खाली जगह पड़ी है। इसके बाद भी कंडक्शन बैंड में खाली जगह पड़ी है। ये इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहता है, ये सिलिकॉन एटम बोलता है मेरे कंडक्शन बैंड में खाली जगह पड़ी है, तो कंडक्शन बैंड में आ जा। पर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड की है, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चल पाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड बड़े एनर्जी पर है, हायर एनर्जी पर है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, तो दिक्कत ये हो रही है कि ना इलेक्ट्रॉन्स तो जाना चाह रहे, पर जगह नहीं है चलने की, स्पेस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की, तो कंडक्शन ही पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें, ये जो मैंने आपको स्टेट बताई है, पूरा डायग्राम जो बनाया है, एट लो टेम्परेचर देखें, लो टेम्परेचर का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, तो क्लोज टू 0 केल्विन, क्लोज टू 0 केल्विन, 0 केल्विन के आसपास देखे अपन, मतलब 10 केल्विन, 20 केल्विन, 50 केल्विन तक के टेम्परेचर पे देखे, तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं सिलिकॉन के अंदर करंट कंडक्ट नहीं होगा। सिलिकॉन बिल्कुल लगेगा हमें इंसुलेटर जैसा। नो कंडक्शन इन सिलिकॉन, नो कंडक्शन इन सिलिकॉन, उसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो कंडक्शन नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, इंसुलेटर हो जाएगा। पर टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो एट नियर टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में? करीब करीब 300 केल्विन के आसपास होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब 20-30 डिग्री, भाई 10-15 डिग्री आजकल चल रहा है ठंड में, तो जो भी अपन एवरेज आउट करके मान लो कि भाई 20-30 डिग्री कुछ रहता है, तो 300 केल्विन के आसपास का कोई टेम्परेचर है। इस पे आएंगे तो 0 से बहुत बड़ा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया 0 के कंपेयर में। तो अब इस टेम्परेचर पे क्या हो सकता है कि कुछ सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप था कितना था? बैंड गैप जो अपन ने देखा था, अगर मैं यहाँ साइड में दिखा दूं आपको, ये कंडक्शन बैंड, डेल्टा जी, ये वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप था डेल्टा Eg लिखते थे, वो सिलिकॉन के लिए आता था 1.1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर हम केल्विन्स में टेम्परेचर रखे तो जो एनर्जी मिलती है वो e टू द पावर kT, सॉरी kT के ऑर्डर की एनर्जी मिलती है। याद करिए 3/2 kT ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वगैरह कुछ पढ़ा हो शायद। यस सर, यस सर। kT के ऑर्डर की एनर्जी मिलती है एट टेम्परेचर T। तो 300 केल्विन के आसपास है ना, ये एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, इतनी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जंप कर सके। ये एक्चुअली एवरेज ऑर्डर है एनर्जी का, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, थर्मल एनर्जी इससे ज्यादा भी होती है, इससे कम भी होती है, एवरेज आउट करके जो एनर्जी आती है वो इतनी है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी इतना करीब करीब आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा सके। कुछ इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है, कुछ को बोल रहा हूं, ज्यादा को नहीं, कुछ को, कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा सके। कितने? अबाउट 10 to the power 10 एटम और 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अपन ने सिलिकॉन के क्रिस्टल में कितने एटम्स रखे थे? 10 to the power 23 एटम रखे थे पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में 10 power 23 के करीब एटम्स होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि केवल इतने ही इलेक्ट्रॉन, 10 power 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप कर जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप कर जाएंगे टेम्परेचर की वजह से, हीट एनर्जी जो मिल गई उनकी वजह से। ये बहुत कम नंबर है। मैं जो नंबर एटम्स का बता रहा था वो 10 power 23 है और ये 10 power 10 है, मतलब 10 to power 13 एटम्स में से कोई एक एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा रहा है।
तो ये पॉसिबल है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। इस टेम्परेचर पे 300 के आसपास के टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ना, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला गया, जैसे इस सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला गया, तो यहाँ इसके वैलेंस बैंड में खाली जगह हो गई और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो गया। इसके पास वैलेंस बैंड में खाली जगह हो गई और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। मैं अगर वहां डायग्राम में दिखाऊं तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे 300 केल्विन के आसपास, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके ऊपर दिखा दिया मैंने, तो वैलेंस बैंड में खाली जगह हो गई और कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई लगा दे तो ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके कंडक्शन बैंड में आ सकता है, कंडक्शन बैंड में यस सर। फ्लो हो सकता है, बिकॉज कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ा था। कंडक्शन बैंड में तो हर सिलिकॉन के पास जगह ही जगह थी और वैलेंस बैंड में भी जगह क्रिएट हो गई। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ नहीं आ पा रहा था बिकॉज जगह नहीं थी वहां पर, अब वो भी आ सकता है। वैकेंसी होने की वजह से, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ आना पॉसिबल है, समझे। तो वैलेंस बैंड में भी मोशन चालू हो सकता है। मतलब हम इस टेम्परेचर पे देख रहे हैं अराउंड 300 केल्विन पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चले गए, जिससे नाउ देयर आर सम इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड सम वैकेंसी इन वैलेंस बैंड। वैकेंसी को अपन बोलते हैं होल, इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह बचती है ना वैलेंस बैंड में, उसे कहते हैं होल, होल इन वैलेंस बैंड। अब ये जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए उसकी वजह से कंडक्शन बैंड में करंट आ सकता है, वैलेंस बैंड में होल की वजह से करंट आ सकता है, इन दोनों की वजह से करंट आ सकता है। तो इन दोनों को अपन बोलते हैं चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। नाउ जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले गए, तो वैलेंस बैंड में कुछ खाली जगह हो गई और कंडक्शन में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो सकता है, वैलेंस बैंड में जो होल आ गए उनकी वजह से भी मूवमेंट हो सकता है। यहाँ जो खाली स्पेस क्रिएट हो गई है उसकी वजह से इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो आपको लगेगा खाली जगह यहाँ आ गई उल्टा चल के, तो खाली जगह है जो उसका मोशन एक पॉजिटिव चार्ज जैसा लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब वहां गया तो खाली जगह का मोशन ऐसा लगेगा, तो जो खाली जगह है इसको अपन बोलते हैं होल, इसको नाम देते हैं होल। ठीक है, ये होल ये कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो एम्प्टी स्पेस यहाँ आ रहा है, एम्प्टी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है। एम्प्टी स्पेस मतलब जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। So at room temperature, some electron from valence band are going towards conduction band, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गए। इसकी वजह से अब हमें वैलेंस बैंड में होल नामक एक अपन को होल बोल सकते हैं अपन, इनके जैसा चार्ज पार्टिकल दिख रहा है या इनके जैसा करंट कैरियर दिख रहा है, चार्ज कैरियर दिख रहा है, उसकी वजह से करंट दिखेगा, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए उनकी वजह से भी करंट दिखेगा। तो जब हम रूम टेम्परेचर के आसपास आते हैं तो सेमीकंडक्टर में दो दो तरह के हमें चार्ज कैरियर दिखने लगते हैं, वैलेंस बैंड में होल दिखने लगता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन दिखने लगता है, और इन दोनों की वजह से करंट आ रहा है। ये इससे हमको एक चीज और समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से देखो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड गए वो करंट बढ़ा। तो एक चीज और समझ में आ रही है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है हमको ये भी समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर की बात। चलो बताइए, ये सब चीजें क्लियर हो रही क्या? यस सर। सर ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में लिखा है नाउ सिंस इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, सम इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड सम होल इन वैलेंस बैंड। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब करीब इतना नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा रहे हैं। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं और कुछ वैलेंस बैंड में होल बन जाते हैं। अब ये दो दो तरह के चार्ज कैरियर दिख रहे हैं सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट दिखेगा और होल की वजह से भी करंट दिखेगा, और जो टोटल करंट आ जाएगा यहाँ पे हमको सिग्मा इंक्रीज है। हाँ सर ये किसका साइन है? ये H फॉर होल,
ये नो सर, होल। फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट होने वाला सिग्मा इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। फोर्थ नंबर पॉइंट, सिग्मा इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। सिग्मा कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएंगे, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपको कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल बनेंगे, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ेंगे, जो चार्ज ले आ सकते हैं, करंट ले आ सकते हैं, तो करंट बढ़ेगा। समझे? यस सर। चलिए, तो कंडक्शन कैसे हो पा रहा है सिलिकॉन में, अपन ने ये पढ़ा। मैंने करंट के बारे में बताया कि इसमें करंट, दोनों के करंट का एडिशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन में आ गए, इनकी वजह से जो करंट आएगा वो, और जो होल बन गए उनकी वजह से जो करंट आएगा वो, इनका दोनों का एडिशन। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, वो दो कंडक्टिविटी का एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी और होल की कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला सिग्मा होता है Ne म्यू। n मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, म्यू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। उधर ऐसे होल के बारे में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे E लगा देता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चले, और ये H लगा देता हूँ ताकि होल का नंबर पता चले। ऐसे कंडक्टिविटी के बारे में शायद आपको याद हो, Ne म्यू होता है, याद है क्या? कंडक्टिविटी Ne म्यू, ये पता है क्या? बोलिए। अच्छा नहीं पता है तो नहीं पता है तो बता देता हूँ। I इक्वल टू NeVd लिखते थे अपन, याद करो, ये याद है क्या? सर क्या लिखा है? I इक्वल टू NeVd। थोड़ा यस सर, यस सर। NeVd, ये A से डिवाइड कर देता हूँ तो I बाय A इक्वल टू NeVd, है ना? यस सर। I बाय A होता है करंट डेंसिटी, यस सर। और J इक्वल टू सिग्मा ही, ऐसा भी पढ़ा होगा शायद आपने, यस सर, यस सर। है ना? डिवाइड करो, या J को सिग्मा ही लिख दो, सिग्मा E बराबर NeVd, या सिग्मा बराबर हो जाएगा NeVd अपॉन E। जो Vd है ड्रिफ्ट स्पीड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ड्रिफ्ट स्पीड आती है। तो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट स्पीड आई, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। हमें टर्म यहाँ डिफाइन करते हैं मोबिलिटी, वो होता है ड्रिफ्ट स्पीड, मोबिलिटी। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अगर लिख दिया तो सिग्मा हो जाएगा Ne म्यू, बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे, सिग्मा को Ne म्यू। ठीक है, अब n क्या था वहां पर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, तो मैंने यहाँ E लगा दिया नीचे ताकि आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी है यहाँ पे, तो होल का नंबर, होल पे चार्ज, होल एक अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज वैसे ही लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और मोबिलिटी ऑफ होल। और जो मोबिलिटी होती है ना, वो होल की कम आती है इलेक्ट्रॉन से, थोड़ी कम रहती है, समझे? तो अब यहाँ पे कंडक्टिविटी टोटल जो होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की कंडक्टिविटी का एडिशन हो जाती है। चलो, ये चीज समझ में आई क्या? लास्ट में क्या बताया मैंने? यस सर। सर वो क्या यस लिखा है सर। सर रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, वहाँ पे रिफ्लेक्शन नीचे हो लिख रहा दिया है। ना मैंने, नीचे लिख दिया ना, I इक्वल टू NeVd, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, गायब कर दिया था मैंने। ओके, चलिए देखिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए किसी भी पॉइंट में। कंडक्टिविटी पढ़ा अपन ने, ये जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया ना यहाँ पे, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखो बच्चे, इस पे अपन को क्या करेंगे क्वेश्चन में, वो हमको n दे देंगे, E दे देंगे, म्यू दे देंगे, और अपन को सिग्मा पूछ लेंगे। अच्छा, E की जरूरत नहीं देने की, E तो आप जानते ही हो। सर वो जे लिखा है। हाँ, J। सर जे कहाँ कहाँ पे लिखा है सर? वो जे और सिग्मा सर एक ही समझ में आ रहा है सर। वो एक सेकंड, ये J लिखा है और ये सिग्मा है, दोनों अलग है ना? जस्ट सेकंड,
चलिए नोट करिए ये। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है। हाँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वहां पे ई मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इफेक्टिवली होल पर अपन ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसा लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी का। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है मेरे से कि यार यहाँ कंडक्टिविटी तो दो दो चीजों के एडिशन से आ रही है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए सेमीकंडक्टर की मेटल से भी। तो आंसर इज नो। दिक्कत क्या है कि ये जो एन होता है ना, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब या कितने होल आ रहे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर बहुत कम है। मेटल्स में नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये मेटल्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1022 एटम्स है और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1022 इलेक्ट्रॉन करीब हो जाएंगे। यस सर। है ना, और यहाँ ओनली 1010 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है यहाँ पर। तो कम होने से यहाँ सिचुएशन ही बहुत अलग है। मेटल्स में चार्ज कैरियर तो खूब सारे थे, चार्ज कैरियर का लिमिटेशन नहीं था, उनके चलने की जो स्पीड है वो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है। यहाँ ये मोबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, यहाँ चार्ज कैरियर का नंबर कम होना इज लिमिटिंग फैक्टर। तो इसलिए कंडक्टिविटी यहाँ बहुत कम होती है। चलिए, तो अपन ने सेमीकंडक्टर के बारे में बातें कर ली। अब जो मैंने कंडक्शन ऑफ सिलिकॉन पढ़ा, इससे अपन मेटल का में कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्टर में कैसे होता है वो भी समझ सकते हैं। कंडक्टर में क्या था, उसके अंदर जो ये वैलेंस बैंड पूरा भरा होने की प्रॉब्लम जो होती थी ना, वही नहीं होती, वो नहीं होती। कंडक्शन को कंडक्टर को अगर अपन अच्छे से देखें, अब मैं आपको कंडक्टर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, मेरे पास जो स्पेस है यही कर दूंगा। किसी कंडक्टर का अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखे तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो कि वैलेंस बैंड पूरा भर चुका है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भरना पड़े। कंडक्शन बैंड भी फिल्ड होता है। ऐसे कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, कोई चार्ज की कमी नहीं होती है, तो वहां खूब कंडक्शन होता है। वैलेंस बैंड भरने के बाद कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन भरे, या उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई स्पेस ही नहीं था, कोई एम्प्टी कोई गैप ही नहीं थी। देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज ओवरलैपिंग। ये देखिए, ये वैलेंस बैंड को मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, तो देखिए कुछ वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करा हुआ है। तो हमने जो डायग्राम बनाया था ना एक सिलिकॉन के लिए, जब हम इलेक्ट्रॉन देख रहे थे एनर्जी लेवल कैसे स्प्लिट हो रहे थे, तो बीच में एक रीजन था जहाँ पे 8 एनर्जी स्टेट थी। यस सर। तो वैसा कुछ हो गया, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में कोई गैप ही नहीं है, सब ओवरलैप्ड है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में आ सकता है, खूब जगह जगह इलेक्ट्रॉन को चलने की। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी कंडक्शन बैंड में, वो है ही नहीं यहाँ पर। ये चीज हो सकती है कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर की कमी नहीं होती, वहां मोबिलिटी की वजह से फिर करंट लिमिटेड होता है। बात समझ में आई? कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड भी या तो भरा हुआ है या वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ही नहीं है। अब इंसुलेटर की बात करें, अगर इंसुलेटर की बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस है यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पर। इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर में क्या दिक्कत है कि कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, वैलेंस बैंड पूरा भरा है। वैलेंस बैंड के भरे होने से वैलेंस बैंड में करंट नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन्स के चलने की जगह नहीं वहां, और कंडक्शन बैंड में एम्प्टी पड़ा है, वहां इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। और इनमें एनर्जी गैप इतना है, ये जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है। दिस एनर्जी गैप डेल्टा Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ज्यादा होने से क्या होता है कि जब रूम टेम्परेचर या थोड़े और बड़े टेम्परेचर पर भी आओ तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। इससे करंट नहीं आ पाता है, इससे करंट या तो बहुत ही कम आता है। तो इंसुलेटर में करंट ही नहीं होता है, बिकॉज उनमें सेमीकंडक्टर जैसे ही वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ था, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी था, लेकिन सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा सकता है, वहां जा यस भी नहीं सर। पा रहा है। तो जा ज्यादा नहीं पा रहा है तो एनर्जी इसलिए गैप है। करंट, हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और तुम अगर उतने बड़े टेम्परेचर पे ले जाओगे कि इतनी ज्यादा एनर्जी दे पाओ आप, तो उससे बड़े टेम्परेचर पे तो मटेरियल ही खुद मेल्ट हो जाता है, मटेरियल उस समय फिर स्टेबल ही नहीं रहता है, तो फिर दूसरी चीजें हो जाती है चीजें। तो इंसुलेटर्स के अंदर एनर्जी गैप बहुत बड़ा रहता है, जिससे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है, तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। और वैलेंस और ये कंडक्टर्स में क्या होता है, या तो एनर्जी गैप है लेकिन कंडक्शन बैंड भी भरा हुआ है, या एनर्जी गैप ही नहीं है। ऐसे दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कंडक्टर्स में।
तो ये हमने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में फर्क क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्या ये क्लियर है अपन को? यस सर। है ना। मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि होल पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्या? नहीं, होल वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। होल इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। उन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है तो वो इस तरह से मोशन करते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है, तो हम उनको पॉजिटिव चार्ज जैसा ले सकते हैं। बट आपसे कोई पूछे होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, तो आंसर शुड बी नो। होल इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, सो फर्क क्या होता है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब में अपन ने देख लिया। होल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, होल इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, ये सब अपन देख चुके हैं। तो अपना बहुत सारी चीज सेमीकंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम आती है, मतलब इनमें ना बहुत कम करंट फ्लो करता है। ये जो सर वो क्या लिखा है, डेल्टा है क्या? सर, वो डेल्टा इज ग्रेटर देन 3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल 3 लिखा है, फिर ईवी लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन। थैंक यू सर। अब सेमीकंडक्टर की देखो कंडक्टिविटी कम होती है, तो हम चाहते हैं वो बढ़ाना। तो हमने बढ़ाने के लिए क्या करा, हमने सोचा कि इनमें ना चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ा दो, चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ा दो। हमने सोचा कि ये Na या NH इनको बढ़ा दो। तो ये बढ़ाने के लिए हमने कुछ इसमें इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी डालने से पहले जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब हो जाता है प्योर। प्योर मतलब विदाउट एनी इम्प्योरिटी, विदाउट इम्प्योरिटी। अभी जो अपन सब एग्जांपल देखते रहते हैं वो सब प्योर सेमीकंडक्टर थे। इनमें क्या होता है कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड गया तो वैलेंस बैंड में खाली जगह इलेक्ट्रॉन की, तो जितनी खाली जगह आएगी उतने ही तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सबसे खास बात ये होगी कि उनमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं उनकी डेंसिटी, जो होल्स की डेंसिटी वैलेंस बैंड में थी, ये इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्शन बैंड में है और नंबर ऑफ होल्स जो वैलेंस बैंड में है, ये इक्वल होना चाहिए। क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन में गया तभी तो होल बना और तभी तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आया। तो ये खासियत होती है इनकी। ये जो नंबर आता है ना Na और NH, इसको अपन Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। I मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ni को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो Ni स्क्वायर विल बी Ne into NH। भाई दोनों इक्वली है Ne और NH, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन Ni स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा, ये Ni स्क्वायर की जो वैल्यू आती है या Ni की जो वैल्यू आती है करीब करीब आती है 1.5 into 10 पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन। Ni की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 300 केल्विन के आसपास ही आती है। तो ये आप याद रख सकते हो। वैसे नंबर वगैरह एनसीईआरटी में दिए नहीं है, ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आगे कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, वो मुझे समझाने में हेल्प मिलती है अगर ये आपको पता हो। तो Ni की वैल्यू लगभग ये रखी जाती है 1.5 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आती है मतलब रखी क्या जाती है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन चले जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर होते हैं। अब इनकी कंडक्टिविटी एक्चुअली कम थी, तो ये हमारे बहुत काम के नहीं थे, इसलिए हमने क्या करा, हमने कुछ मिलाकर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने बनाया, ठीक है। हमने कुछ मिलाया इसमें और उससे हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें हमने इम्प्योरिटी मिला दी, विद इम्प्योरिटी, पर इम्प्योरिटी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। हम यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एडिशन कर रहे हैं इसको बोलते हैं डोपिंग। हम इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, हम जानबूझ के कंट्रोल अमाउंट में इम्प्योरिटी डालते हैं और बहुत ही कैलकुलेटेड एटम्स को हम डालते हैं, हम बहुत सोच समझ के इम्प्योरिटी एटम्स डालते हैं। जिससे होता क्या है, हम बहुत ध्यान से ऐसे एटम्स को डालते हैं, इम्प्योरिटी के एटम्स को, जिससे ना या तो Na बढ़ जाए या NH बढ़ जाए। तो हम या तो Na को बहुत बहुत बढ़वा देते हैं NH से, या होल के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। हम या तो अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़वा देते हैं कंडक्शन बैंड के, या वैलेंस बैंड के होल बढ़ा देते हैं। वैलेंस बैंड में होल बढ़ेंगे तो एक तरह से होल मतलब पॉजिटिव टाइप का चार्ज कैरियर होता है, तो सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा देते हैं तो सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप। सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जिनमें हम डोपिंग करके कंट्रोल अमाउंट में कुछ एटम डालकर हम किसी चीज को इंक्रीज करा देते हैं, या तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है उनका नंबर बढ़ा देते हैं, या फ्री होल जो वैलेंस बैंड में थे उनका नंबर बढ़ा देते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने ये चीज कर दी है, डोपिंग कर दी। और बिना डोपिंग के सेमीकंडक्टर कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या समझ में आ रहा है? सर ये इंट्रिंसिक में जो वैलेंस ये है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसमें भी रहते हैं, कंडक्शन वाले में भी। फिर से बोलना, क्या बोल रहा हूँ? सर ये जो एक्सट्रिंसिक का सेमीकंडक्टर है, हाँ इसमें वैलेंस और कंडक्टर दोनों वाले में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, दोनों वैलेंस बैंड में तो कंडक्शन बैंड से जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड गया तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह रहती है जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस बैंड में खाली जगह है इलेक्ट्रॉन की उसको बोलते हैं होल। तो वैलेंस बैंड तो पूरा भरा ही रहता है ना सेमीकंडक्टर में, उसमें खाली जगह कम रहती है, समझे? यस सर। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो लोग पूछ रहा है सर इंसुलेटर और कंडक्टर को मिक्स करके सेमीकंडक्टर बना सकते हैं क्या? नहीं त्रिलोक, ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर मतलब एक मटेरियल है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी आना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी अगर आ रही होगी तो सेमीकंडक्टर है, नहीं आ रही होगी तो नहीं है। देखो, सो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, पहले इस बात पे ध्यान देते हैं अपन। तो एक्सट्रिंसिक में मैं किसी एक चीज का एग्जांपल लेके पहले चल रहा हूँ। चलो एन टाइप का एग्जांपल लेते हैं। एन टाइप, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे एटम को मिला देते हैं सिलिकॉन में जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे फॉस्फोरस, पी फॉस्फोरस इज एडेड टू सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन के लिए फॉस्फोरस चूज करके सिलिकॉन में फॉस्फोरस डाल देते हैं। फॉस्फोरस क्यों चूज करा? क्योंकि फॉस्फोरस का साइज सिलिकॉन के लगभग बराबर होता है, और उस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या होता है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं करता। ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के जो स्ट्रक्चर आता है ना सिलिकॉन का, जो पूरा एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर आता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं करता है, क्योंकि साइज सिमिलर है। दूसरी चीज, फॉस्फोरस के एटम बहुत कम डालेंगे अपन, जिससे सिलिकॉन को ये लगे कि मेरे आसपास सिलिकॉन नहीं। तो कितने डालेंगे? लगभग 10 टू द पावर 15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इंप्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है। ये होता है इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कितने इंप्योरिटी के एटम डालना है। तो पूरा सिलिकॉन में हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब में करीब 10 पावर 15 फॉस्फोरस के एटम डाल दिए। अब खुद सिलिकॉन के कितने एटम थे? 10 पावर 23 थे, उसमें से 10 पावर 15 डाल दिए अपने फॉस्फोरस के। मतलब हर 10 पावर 7 या 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन में से एक हटा के हमने फॉस्फोरस डाला। 10 पावर 7 सिलिकॉन एटम में से एक हटा के हमने फॉस्फोरस डाला है। तो हमने बहुत कम सिलिकॉन एटम को हटाया है और फॉस्फोरस डाला है। समझ में आ रहा है? ये सिलिकॉन का खुद का जो नंबर है, ये किसका नंबर आ गया? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस। और खुद सिलिकॉन कितने होते हैं? 10 पावर 23 आउट ऑफ 10 पावर 23 सिलिकॉन एटम्स पर ये सेंटीमीटर। नंबर कहाँ से आया 10 की पावर 15? ये हमने चूज करा, हम इंप्योरिटी डाल रहे तो हमने चूज करा।
तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि क्या नंबर सही रहेगा, तो ये नंबर हमको समझ में आया कि ठीक है, ये इससे हमारा काम चल रहा है अच्छे से, तो इसको चूज कर लिया फिर हमने, है ना। बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि इतना कॉन्सेंट्रेशन रखने से सब सही चलेगी चीजें, तो ये रख लिया अपन ने। तो हमने फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन इतना डाला सिलिकॉन में, जैसे जिससे क्या हुआ कि अबाउट 10⁷ और 8 सिलिकॉन एटम, about 10⁷ or 8 silicon atom, one is replaced by phosphorus। आप खुद चेक कर लो, 10⁻23 में से 10⁻15 एटम अगर मैं फास्फोरस के डाल रहा हूं तो रेशियो लेके देखो, तो 10⁻7 या 8 सिलिकॉन के बदले मैंने एक फास्फोरस डाला है, तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है ये कुछ 0.1 ppm का कॉन्सेंट्रेशन हो गया या 10 ppm का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऐसा कुछ बोलते ना आप लोग ppm, ठीक है, 10 ppm जैसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। पार्ट पर इससे मिलियन। होगा क्या? हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ, इससे होगा क्या, तो बहुत सारे तो सिलिकॉन ही है हमारे पास, तो सिलिकॉन का जो बैंड स्ट्रक्चर बनता था वो वैसे ही बनता है, सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड बन जाता था ना वो वैसे ही बनता है अभी भी हम ये डोपिंग करने के बाद देखें तो सिलिकॉन के एनर्जी बैंड में हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये सिलिकॉन का वैलेंस बैंड, ये सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड, सिलिकॉन का वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, ये पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, और सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड अभी भी खाली पड़ा था। रूम टेम्परेचर पे जाएंगे तो थोड़े बहुत कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड जा सकते थे, ये नीचे वैलेंस बैंड था, ऊपर कंडक्शन बैंड, थोड़े बहुत वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा सकते थे। तो लेकिन हमने फास्फोरस डाल दिया। अब फास्फोरस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास 4 ही होते थे। हम अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल देखें अंदर क्या दिख रहा होगा हमको, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होता है। हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होता है। जैसे ये मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं हर सिलिकॉन एटम के पास, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में। हर सिलिकॉन एटम के आखिरी शेल में मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं, ठीक है। और हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ऐसे आप बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग हो चुकी है। मैं सीधी लाइन ही बना देता हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। इस तरह से बॉन्डिंग हो चुकी है। अब दिक्कत क्या हुई, हमने ना कुछ सिलिकॉन एटम को हटा के फास्फोरस डाल दिया, बहुत कम सिलिकॉन एटम को हटा के फास्फोरस डाला है। तो मान लो जितने बोर्ड पे बनाया उसमें से कोई एक एटम सिलिकॉन के बदले फास्फोरस आ गया, ये फास्फोरस आ गया। इसको फास्फोरस में पी लिख देता हूँ, रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, यहाँ फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन है, तो उसको भी सिलिकॉन से 4 बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बेचारा अकेला है, सिलिकॉन के साथ उसको उसके जैसे लेना पड़ेगा। पर इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक खाली बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली बच रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन खाली बच रहा है ना इस फास्फोरस के पास, वो फास्फोरस के अपने एनर्जी लेवल में है। फास्फोरस का अपना खुद का एक एनर्जी लेवल होगा और वो एनर्जी लेवल हमको पता चला कि सिलिकॉन के सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के क्लोज बनता है। ये फास्फोरस का एनर्जी लेवल है, दिस इज इम्प्यूरिटी एनर्जी लेवल। हमने फास्फोरस की इम्प्यूरिटी डाली है, उसका अपना एक एनर्जी लेवल है, और फास्फोरस की प्रॉपर्टी ये थी कि उसका एनर्जी लेवल सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के पास में था। तो फास्फोरस का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ है, जितने फास्फोरस एटम है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे आपको। जितने फास्फोरस एटम आपने डाले हर फास्फोरस का एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो जितने फास्फोरस एटम है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको इम्प्यूरिटी एनर्जी लेवल में दिखेंगे। तो थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं मैं, थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। और अब क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम रूम टेम्परेचर के पास जाएंगे, उससे थोड़ा पहले ही 0 केल्विन से जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है।
बहुत थोड़े टेम्परेचर पे 50, 60, 70 केल्विन के टेम्परेचर पे पहुंचते पहुंचते ही ये जो इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के कंडक्शन में आ सकता है, क्योंकि ऊपर जाएगा। बहुत कम एनर्जी गैप है इनकी। फिर से बोलता हूं मैं, जो इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली सिलिकॉन के कंडक्शन में आ सकता है, बिकॉज सिलिकॉन के कंडक्शन से इसकी एनर्जी गैप कम है। तो वो थोड़ी सी एनर्जी लेके 60-70 केल्विन तक पहुंचते पहुंचते ही ये इलेक्ट्रॉन इजीली सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में। फास्फोरस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चले गए सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ मैं ऐसे स्पेस दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब रूम टेम्परेचर पे जाओगे तो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी तो ऊपर जाते हैं, वो भी दिखा देते हैं अपन। सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या नंबर में जाते थे ऊपर? 1010 नंबर आता था, याद करो, मैंने लिखा भी था, ये रहा 1010 पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिलिकॉन में अब अपन ने फास्फोरस डाला, उसकी वजह से ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कितने फास्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब है? 1015। 1015 तो इलेक्ट्रॉन पहले से आ चुके हैं वहां कंडक्शन बैंड इन सिलिकॉन। 1015 इलेक्ट्रॉन तो पहले आ चुके हैं, हर फास्फोरस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जितने फास्फोरस उतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। 1015 एटम थे तो 1015 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 1015 पहले से आ चुके और थोड़े से और आ जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन में आने की वजह से, तो कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत बढ़ चुका है, होल्स का नंबर जो वैलेंस बैंड में आएगा उसके कंपेयर में यहाँ वैलेंस बैंड का होल नंबर कम है और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं अपन एन टाइप। बस बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, है ना। अब ये जो हमारा फास्फोरस है, इसने क्या करा? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी। फास्फोरस को बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी। क्योंकि ये डोनर इम्प्योरिटी है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, उसको अपन ND लिख देते हैं, D फॉर डोनर, N कॉन्सेंट्रेशन के लिए लगाते हैं अपन, D फॉर डोनर। तो फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ND, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो फास्फोरस जैसे इम्प्योरिटी डालने से हुआ क्या कि सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन में जा रहे थे, उसकी वजह से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन तो आते ही आते, फास्फोरस ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कंडक्शन बैंड इन सिलिकॉन, जिससे सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, तो करंट ज्यादा आ सकता है। अब ये जो नंबर था प्रोडक्ट Ne और NH का, इसका स्क्वायर NH के स्क्वायर के बराबर आता था इन प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर में भी यही होता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन मास एक्शन लॉ। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में भी ये फॉलो होती है। अगर हम Ne किसी तरह से बढ़ा रहे हैं तो NH कम हो जाएगा पर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। क्यों? जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन में जाता है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से खूब सारे हैं, वो कंडक्शन बैंड में हमेशा नहीं रुकते इलेक्ट्रॉन, वो नीचे भी वापस आते हैं, वैलेंस बैंड में भी आते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो वैलेंस बैंड का ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन का वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, क्योंकि एक तरह से हमारा जो प्रोडक्ट से ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कम हो जाता है और उल्टा रेट बढ़ जाता है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड जाने का रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वैलेंस बैंड में अब होल का नंबर कम आता है, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। Ne और NH का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। तो अगर हम Ne को यहाँ पर करीब करीब 1015 के आसपास तो ले हो ही जाएगा भाई, जितने फास्फोरस एटम उतने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कंडक्शन में आ ही चुके थे। तो अगर Ne डोनर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन के लगभग बराबर है तो NH हम निकाल सकते हैं क्या होना चाहिए। NH हो जाएगा Ni² अपॉन Ne, और Ne की वैल्यू ND के बराबर आ रही थी। Ni² लगभग 10.20 होगा, ND लगभग 10.15 था, तो रेशियो 10.5 के आसपास आएगा। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का कॉन्सेंट्रेशन 10.5 के आसपास आता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 10.15 के आसपास आता है। होल का कॉन्सेंट्रेशन कम आता है, रीजन क्योंकि ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जो जाने की प्रोसेस थी ये स्लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अब नंबर में जा रहे हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड,
और कंडक्शन बैंड से नीचे आने का उनका रेट जो होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, जिससे होल्स का नंबर वैलेंस बैंड में अब कम हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये पूरी चीज समझ आ रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर की? यस सही। सर, यस सर। सर वो रेड हाँ पेन से क्या है, बोलिए। रेड मार्कर से क्या लिखा है सर? वो इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। चलिए, तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस एटम डाला। फास्फोरस क्यों चूज करा? क्योंकि उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। दूसरी चीज, फास्फोरस का साइज सिलिकॉन के कंपेरेबल था। तो ये भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि किस एटम को चूज करें। ऐसे एटम को चूज करना चाहिए जो साइज में सिमिलर हो और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर में एक ज्यादा एक कमी हो। अभी मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम फास्फोरस डाला था जिससे बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं एल्यूमिनियम डाल देता जो जिसका साइज भी सिलिकॉन के कंपेरेबल होता है, जिससे क्या होता है उसमें आखिरी शेल में तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। चलिए, अब पी टाइप पे भी बात कर लेते हैं अपन। ये हटा दूं क्या? यस सर। ये हटा दूं क्या? हाँ, त्रिलोक बोल रहा है इससे कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट आया है, बोल सकते हैं। यस त्रिलोक, बिल्कुल सही। आपने देखिए ये एन बढ़ा दिया ना, 10^15 हो गया, तो अब कंडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि एन ई वाली जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएगी। अब एन टाइप के बाद अपन पढ़ते हैं पी टाइप। पी टाइप बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम जैसी कोई इंप्योरिटी डालते हैं। एल्यूमिनियम इज एडेड टू सिलिकॉन क्रिस्टल। कितना डालते हैं? 10^15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन Na से लिखेंगे अपन। यहाँ ए लगा दिया मैंने। ए क्यों लगाया? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम ये होता है ना? सर ब्लर हो रहा है, क्या बोलिए? ब्लर हो रहा है। यस सर। ब्लर हो रहा है। ओके, सो हम जब एल्यूमिनियम टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम के पास दिक्कत क्या है कि उसके आखिरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहां पर एक बॉन्ड ऐसा बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, एल्यूमिनियम जो होता है, मैं ये एनर्जी लेवल अब हटाता हूं। एल्यूमिनियम का जो एनर्जी लेवल होता है, इट इज वेरी नियर टू वैलेंस बैंड। सर वो प्रियांशु मीटिंग से बाहर हो गया, लॉक हो गई है मीटिंग। जस्ट अ सेकेंड। चलो, एल्यूमिनियम जो है उसका आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 3 ही थे। तो 3 ही होने की वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, एक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड जो है ना, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये एल्यूमिनियम जो है वो चाह रहा है इलेक्ट्रॉन लेना। अब बाकी जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में थे, और एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। इस सिलिकॉन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो सब सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में है, और वो एल्यूमिनियम के पास जाना, एल्यूमिनियम लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे लेकिन उसके लिए उन्हें एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये एनर्जी लेकिन बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इंप्योरिटी एनर्जी लेवल जो होता है वो पास है, वैलेंस बैंड के बहुत पास है। तो थोड़े से ही एनर्जी देकर सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां जम कर जाते हैं। थोड़ी सी ही एनर्जी लेकर सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां जम कर जाते हैं। तो एल्यूमिनियम, हर एक एल्यूमिनियम एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में खाली जगह बन जाती है। सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में खाली जगह बन जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं उतनी खाली जगह बन गई। और कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई गया उससे भी खाली जगह बनेगी। कंडक्शन बैंड में भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया उससे भी वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस आएगा। तो अब जो होल का नंबर है ना वो बढ़ेगा। एल्यूमिनियम टाइप की इंप्योरिटी जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। उससे क्या होता है, होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन था करीब करीब उतना ही होल का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, जिससे अब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 10^15 के आसपास आता है, 5 के आसपास आता है, सॉरी।
इसलिए हम इस तरह के सेमीकंडक्टर को पी टाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ होल बहुत ज्यादा है। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एल्यूमिनियम टाइप की इंप्योरिटी हम ऐड कर देते हैं। बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम impurity energy level of aluminum is created near to valence band से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लेता है, सो एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो सिलिकॉन के वैलेंस में खाली जगह आ जाएगी, और उस खाली जगह की वजह से होल्स दिखेंगे। जितने एल्यूमिनियम है उतने होल्स दिख सकते हैं। एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन 1015 है, तो 1015 पर सेंटीमीटर क्यूब होल का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि 1015 हो गया होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, जो पहले 1010 के ऑर्डर का था, तो 10 टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया चार्ज कैरियर का, तो बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में? बोलिए। क्या है, क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों, तो अपन ने पढ़ा व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़वा देते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़वा देते हैं। दोनों चीज अपन ने देख ली यहाँ पर। ये जो अपन ने बनाया था इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड मॉडल, और उधर मैंने एनर्जी बैंड बताया है। तो दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, दोनों के ऊपर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब मैं हटाने वाला हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेमीकंडक्टर की होती है, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट, हुआ नहीं है सर। हाँ लिखिए जल्दी से। मैं इधर का ये पुराना हिस्सा हटा रहा हूँ, ये पुराना पोर्शन हटा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो स्टार्ट करेंगे अपन पीएन जंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेमीकंडक्टर की पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है? एक सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन क्रिस्टल में हमने एक तरफ इंप्योरिटी डाल दी एल्यूमिनियम जैसी, तो यहाँ पे बना दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक तरफ इंप्योरिटी डाल दी फास्फोरस जैसी, जैसे यहाँ बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पी लेके जोड़ना है, ऐसा नहीं करते। एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल में पी और एन क्रिएट करा दिए जाते, तो हम पी और एन को जोड़ रहे ऐसा कभी मत कहना, ये गलत होता है। पी और एन के बीच में प्रॉपर मेटेलिक बॉन्डिंग होना चाहिए, और वो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही सिलिकॉन लेते हैं जिसमें एक तरफ पी एक तरफ एन, मतलब एक तरफ एल्यूमिनियम डाल दो, एक तरफ फास्फोरस टाइप के एटम्स की इंप्योरिटी डाल दो, जिससे बनेगा पीएन जंक्शन। जो बीच की बाउंड्री देती है बस यही कहलाता है पीएन जंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाँ जैसे ही जंक्शन बनता है वैसे ही बहुत सारी चीजें होने स्टार्ट होती है। जैसे ही पीएन जंक्शन बनाते हैं फैक्ट्री में, वैसे ही खूब सारी चीजें होने लगती है। जो पी सेमीकंडक्टर होता है, अगर मैं एनर्जी लेवल देखूं, एनर्जी बैंड डायग्राम देखूं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनको देखूं, तो पी के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते ज्यादा, और पी के वैलेंस बैंड में काफी होल्स होते हैं। एन के कंडक्शन बहुत सारे होते हैं, और एन के वैलेंस बैंड में होल्स कम होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? एन सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में देखा जाए तो होल नहीं होते ज्यादा, होल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और कंडक्शन यहाँ पे पी के वैलेंस बैंड में होल बहुत सारे होते हैं। ये यस अपन ने सर, पी देखा ही, ये होल यस बहुत सर। ज्यादा होते हैं यहाँ पे, 1015 का कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका, और एन में देखे तो ये कॉन्सेंट्रेशन 10.5 का आता है। और कंडक्शन बैंड में देखे तो एन के कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, और पी के यस कंडक्शन बैंड में सर। इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। तो है ना, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत फर्क है। जंक्शन के जस्ट उधर देखे तो वैलेंस बैंड में होल्स नहीं है, और जंक्शन के इधर वैलेंस बैंड में खूब सारे होल्स है। और जंक्शन के इधर देखिए तो कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, और जंक्शन के इधर कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक ह्यूज डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का बिटवीन होल एंड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा ये तो चार्ज के लिए है, ये तो मूव करने के लिए फ्री होता है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो ये मूव कर जाते हैं। जो पी के होल से वो मूव करके एन में जाने लगते हैं, जो एन के इलेक्ट्रॉन से वो मूव करके पी में आने लगते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस।
बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो मूव करने की प्रोसेस होती है, इसको अपन केमिस्ट्री में याद करिए डिफ्यूजन बोलते थे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होती है। एज सून एज जंक्शन इज फॉर्म, जैसे जंक्शन बनता है डिफ्यूजन प्रोसेस चालू होती है। डिफ्यूजन की वजह से पी के होल डिफ्यूज होकर एन में जाने लगते हैं, पी के वैलेंस बैंड के होल डिफ्यूज होकर एन में जाने लगते हैं, एन के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी में आने लगते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, बाउंड्री के दोनों तरफ चार्ज कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है इसकी वजह से करंट भी दिखेगा। आप देखिए होल इधर जाएंगे तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है एक Yes, तरह से, sir. तो हमें करंट दिखने लगता है। डिफ्यूजन की वजह से हमें एक P to N करंट दिखने लगता है, P से N की तरफ करंट दिखता है, जिसको हम बोलेंगे आई डिफ्यूजन। इसको नाम देते हैं हम आई डिफ्यूजन। जैसे ही फैक्ट्री में पीएन जंक्शन बनता है वैसे ये प्रोसेस चालू होती है डिफ्यूजन वाली, और हमें डिफ्यूजन करंट दिखने लगता है। डिफ्यूजन हुआ तो N के इलेक्ट्रॉन P में चले गए, N के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन थे, N में फास्फोरस एटम जैसी चीजें थी जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में थे, वो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से निकल के वहां जा रहे हैं। तो फास्फोरस एटम से इलेक्ट्रॉन गया उधर P में, तो फास्फोरस एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ले गए आप, उसमें जितना न्यूक्लियस पे चार्ज था अब आसपास उससे इलेक्ट्रॉन नहीं बचे ना, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा Yes, ना वो, sir. बताइए। Yes, तो sir. N के जैसे से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, N में पॉजिटिव चार्ज बनने लगेंगे, और P में जैसे से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बन गया। चलो मेरे सर ब्लर दिख रहा दिख रहा है, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके चलिए ना, आवाज आ रही है तो अपन ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब P में N से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो P में भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और N Yes, के sir. इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N में पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस डिफ्यूजन होती है इसकी वजह से क्या होता है, मैं ये N टाइप को ऊपर लिख रहा हूं, P टाइप भी हम ऊपर लिख देते हैं, तो N में क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस, और P में नेगेटिव आयन बनने लगते हैं, है ना। तो डिफ्यूजन करंट जो आया, डिफ्यूजन प्रोसेस जो हुई, इससे क्या हुआ, आयंस क्रिएशन हुआ या चार्ज क्रिएशन, ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन। जंक्शन के आइदर साइड पे इधर या उधर देखे तो N में पॉजिटिव चार्ज और P में नेगेटिव चार्ज बनने लगा। क्यों बन रहा है भाई, N के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं P में, तो N के अंदर से एटम में से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो N जो पहले न्यूट्रल था भाई, N में हमने फास्फोरस डाला तो न्यूट्रल ही था ना, फास्फोरस थोड़ी हमने आयनाइज करके डाला था, तो न्यूट्रल था पूरा N, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के P में भेज दिए, तो N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग रही है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज बनने लग रहे हैं, यहाँ पे आयंस बनने लग रहे हैं, और उधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे तो नेगेटिव आयन बनने लग रहे। अब इन आयंस के बनने से क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बताइए, है ना। यस सर। आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड is generated or created within a near junction, जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखिए आप, N2P है, F2 है ना, ये N से P की डायरेक्शन है, तो ये उल्टी डायरेक्शन है, जो डिफ्यूजन करंट था उससे उल्टा है, तो इसको रिवर्स बोल देते हैं, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम देते हैं रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जंक्शन पे बनी ना, इसलिए इसको जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, तो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड या रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके नाम हो गए, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड या रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये बनी क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन करंट हो रहा था, डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ के होल उधर जा रहे थे, वहां के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से आयंस बन रहे थे, और आयन बनने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ के होल्स को इधर आने देगी क्या, बताओ, होल्स इधर जो आना चाहेंगे उन पे उल्टा डायरेक्शन देखिए, यस सर। उनका फोर्स होल पे फोर्स आएगा,
तो वो होल जो यहाँ जाना चाहते हैं उनको रिटार्डेशन फील होगा, और जो इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहते हैं उनको भी रिटार्डेशन फील होगा। यस सर। ये कम करेगी। जिस डिफ्यूजन प्रोसेस ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, उस डिफ्यूजन प्रोसेस को ये कम करने वाली है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस धीरे-धीरे कम होती है। क्या होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ्यूजन कम होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस कम होने लगती है। अच्छा, डिफ्यूजन तो कम हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए कंडक्शन बैंड वाला, या कोई फ्री होल आ जाए वैलेंस बैंड वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करा देगी ना। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। उसको तो मूव करा देगी। किधर? होल को उधर भेजेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल को भेजेगी वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा इलेक्ट्रॉन को भेजेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अपने डायरेक्शन के उल्टा चार्ज लगाती है, उल्टा फोर्स लगाती है। तो p में थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना माइनॉरिटी अमाउंट में कंडक्शन बैंड में, और n में थोड़े बहुत होल होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्जेस को, n के माइनॉरिटी होल को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेजेगी, और p के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भेजेगी। सो डिफ्यूजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक चीज और करने वाली है, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को मूव कराती है तो उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को ड्रिफ्ट क्रिएट कराएगी। तो ड्रिफ्ट की वजह से हमें एक ड्रिफ्ट करंट भी दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से उल्टा नेगेटिव जाएगा, जिसकी वजह से करंट तो उधर ही बनेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट भी दिखता है। वो ड्रिफ्ट करंट भी लिख देता हूं मैं, आई ड्रिफ्ट। ये क्यों आ रहा है आई ड्रिफ्ट? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, जो भी n में थोड़े बहुत होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, उनमें से कोई होल अगर इस रीजन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर भेज देगी, और कोई इलेक्ट्रॉन p में है वो इस रीजन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेज देगी। और इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन तो चलते ही रहता है, थर्मल एजिटेशन से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाता ही है। थर्मल एजिटेशन से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में गया, इस रीजन में मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में गया, तो इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन और होल को चला देगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आएगा। तो फाइनली ये प्रोसेस दिख रही है हमको। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हमें दिख रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से कोई भी फ्री होल या इलेक्ट्रॉन, फ्री जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वो रह नहीं सकता। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और होल है यहाँ पे, तो होल को इलेक्ट्रिक फील्ड चला देगी। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का है तो उसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चला देगी। दिस रीजन will be depleted of free charges, मतलब कि होल या इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्जेस का मतलब क्या है? होल जो वैलेंस बैंड में होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं। इस रीजन में वैलेंस बैंड में होल नहीं रह सकता, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मूव करा देगी। इसलिए इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से फ्री होल जो वैलेंस बैंड में होता है या इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में रहता है वो रह नहीं सकता, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करा देगा। तो हमें फाइनली ये सिचुएशन मिली। थोड़ा बहुत डिफ्यूजन करंट चल रहा होता है p से n की तरफ या n से p की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी वजह से थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट करंट हो रहा होता है, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर, तो फाइनली हमें कुछ नेट में करंट नहीं दिखता। फाइनली हम देखेंगे तो पीएन जंक्शन में हमें बीच में एक रीजन दिखेगा जिसमें रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने बनाया? एन में जो पॉजिटिव आयन आ गए, पी में जो नेगेटिव आयन आ गए, इन्होंने बनाया। सो पी और एन को जैसे हमने फैक्टर में बनाया था, वैसे बाउंड्री के एक तरफ पॉजिटिव आयन, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन आ गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी। और इक्विलिब्रियम स्टेट में देखेंगे तो कोई करंट नहीं दिखेगा, p से n और n से p कोई करंट नहीं जाते दिखेगा, नेट में कुछ करंट दिखेगा, एंड देयर विल बी अ डिप्लीशन रीजन इन बिटवीन। इस डिप्लीशन रीजन के उधर खूब सारे होल है, डिप्लीशन रीजन के इधर खूब सारे n टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो इधर तो जा नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। यहां के होल्स उधर जाने से रोकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां के इलेक्ट्रॉन उधर जाने से रोकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच की डिप्लीशन लेयर की जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने होल और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन प्रोसेस को कम कर दिया।
थोड़ी सी समझ में आ रही है थ्योरी इसकी? यस। तो अपन ने पढ़ा पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए। ईएफ, हाँ सर ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये सबसे आखिरी में आपने जो पॉइंट लिखा वो क्या लिखा है? डिप्लीशन रीजन। डिप्लेक्शन। ये जो रीजन है ना, इस रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई होल या इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें मूव करा दे। तो इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, बिकॉज दिस इज डिप्लीटेड, डिप्लीट हो गया फ्री चार्जेस से। समझे? यस सर। हाँ, तो लोग मेरे से पूछ रहा होल कैसे ट्रांसफर हो सकता है? होल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता? होल को आप जस्ट पॉजिटिव चार्ज जैसा ट्रीट कर सकते हो, क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता? बताओ, बोलो। ठीक है, होल को आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज जैसा ट्रीट करिए, तो होल को आप इजीली फ्लो करवा सकते हो, लाइक पॉजिटिव चार्ज जैसा सोच के करो उसको। सो ये अपन ने पढ़ा कि पीएन जंक्शन जैसे फॉर्म होता है तो क्या प्रोसेसेस होती है। अब अपन आज एक काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज से आगे स्टार्ट करवाऊंगा आगे चीजें। हाँ बोलिए सर एच क्या है? एच होल, कौन सा एच? डिफ्यूजन। ये एच, ये होल है। यस डिफ्यूजन में एच होल को बता रहा है, यहाँ जो पी में होल्स होते हैं वो डिफ्यूज होकर एन में आते हैं, तो एच फॉर होल। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, सब